नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं संजीव वैद्य। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं समाजशास्त्र के ऊपर एक पूरी सीरीज प्रारंभ करने जा रहा हूं और ये समाजशास्त्र आप ये मत सोचिएगा कि किसी विषय के लिए है। दरअसल आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दूसरे पेपर के खंड बा का नाम ही है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। तो इसी में सेकंड पेपर के खंड बा की इकाई 3, 4 और 5 इन 3 यूनिट को मैं पढ़ाऊंगा जो कि समाजशास्त्र के अंतर्गत नोटिफाइड की गई है। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको सोशलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड ब में इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5 में वर्णित टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो बेसिकली रिलेटेड टू सोशलॉजी हैं। ठीक है ना, समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको समाजशास्त्र नाम भी दिया गया आयोग के द्वारा। खंड बा को सेकंड पेपर के नाम ही दिया गया है अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं और यदि आप इनको विस्तार से पूरी तीनों यूनिट पढ़ना चाहते हैं, समाजशास्त्र की तीनों यूनिट पढ़ना चाहते हैं लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, तो उसके लिए आपको हमारा ई विश्वास नाम का एक ऐप है, उसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको समाजशास्त्र का पैकेज मिल जाएगा। वहाँ पर एथिक्स का भी पैकेज है, वहाँ पर सोशलॉजी का भी है, हिस्ट्री का भी है। हर टॉपिक के अलग अलग पैकेज हैं। बहुत न्यूनतम शुल्क पर, नाम मात्र के शुल्क पर रखे गए हैं। तो आप इंट्रोडक्टरी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर तो सभी के लिए उपलब्ध हैं। विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप ई विश्वास, नीचे दिए लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर डाउनलोड कर लीजिए ई विश्वास ऐप को। वहाँ पर आप इसको जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, भले ही आप एक्सेस ना करें, लेकिन यदि आप मेरे इन लेक्चर्स की पीपीटी जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर, विश्वास एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर के इन पीपीटी को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि सोशलॉजी में हम इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 4 और इकाई नंबर 5 को पढ़ेंगे और इसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं बेसिक सोशलॉजी है। ठीक है ना। अब चूंकि मैं काफ़ी पिछले जब एमपीपीएससी में विषय हुआ करते थे तो उस वक्त में मुख्य परीक्षा के इतिहास विषय को पढ़ाता था और इतिहास से ज़्यादा मेरी लोकप्रियता समाजशास्त्र में हुआ करती थी। और सोशलॉजी संबंधी मैंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। चूँकि अब आयोग ने विषय हटा दिए हैं तो वे बुक्स भी अब बाजार से लुप्त प्राणी हो गई हैं। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कोई पुरानी किताब की दुकान में ढूंढने पर आपको कहीं कोने में धूल खाती हुई संजीव वैद्य की कोई किताब दिख जाए। ठीक है साहब, लेकिन अब लोग उसको फिर से ढूंढ रहे हैं क्योंकि समाजशास्त्र की 3 यूनिट मुख्य परीक्षा में आ चुकी हैं, तो अब उसको फिर से ढूंढ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है आज से। यूनिट नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बता दूं, मेरे हाथ में सिलेबस है, मैं सिलेबस जरूर रखता हूं भाई हाथ में ना। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मानव संसाधन विकास। इस यूनिट नंबर 3 के 2 उपखंड हैं। पहले खंड का नाम है शिक्षा, जिसकी शुरुआत हम आज से करेंगे, और दूसरे उपखंड का नाम है निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम। तो अब हम इकाई 3 के पहले उपखंड शिक्षा को पढ़ेंगे मानव संसाधन विकास के तहत। लेकिन विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मानव संसाधन विकास होता क्या है, जिसके लिए एक बड़ा कॉमन प्रचलित सा शब्द है आजकल एचआरडी। लोग बड़ा दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं एचआरडी। अभी 2 दिन पहले ही एक छात्र हमारे पास आया एडमिशन के लिए ऑफलाइन क्लास में। इंदौर में भौरकुआं में सुंदरम कॉम्प्लेक्स पर हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है। तो एक स्टूडेंट आया, बोले साहब हमें एचआरडी पढ़ना है। तो मैंने मन ही मन में हंसा। मैंने उससे धीरे से पूछ लिया, भाई एचआरडी का फुल फॉर्म क्या है बताओ। तो उसने कहा, अरे सर आपको एचआरडी का फुल फॉर्म नहीं पता। हमने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता, आप बता दो। तो इधर उधर की बातें करने लगे। फिर मैंने उसको फुल फॉर्म बताया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में मानव संसाधन विकास कहा जाता है, एचआरडी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हम यूनिट नंबर 3 के पहले उपखंड में एंट्री करने के पहले इस यूनिट का जो शीर्षक टाइटल है मानव संसाधन विकास, उसका अर्थ प्राप्त करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे कि ये एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास दरअसल है क्या। ये आजकल के
बेसिकली इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पन्न हुई विचारधारा है मानव संसाधन विकास, है ना। मानव संसाधन विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा की, ठीक है ना। शिक्षा के बगैर आप मानव संसाधन विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते, और इसी उद्देश्य के मद्देनजर भारत सरकार ने हमेशा शिक्षा को बड़ी गंभीरता से लिया है। हालांकि देश में शिक्षा की स्थिति कैसी है ग्रामीण क्षेत्र में तो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में शिक्षा को एक गंभीर मुद्दा माना गया है, और इसी के मद्देनजर वर्तमान सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी लॉन्च किया है। तो हम इस अध्याय के अंत में, इन वीडियो श्रृंखला के अंत में, इस यूनिट 3 के अंत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, और उसके पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, और ये भी बताएंगे कि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां थी जिसके कारण सरकार को नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी देखेंगे। तो ये जो लेक्चर है आपका, यहाँ पर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके शॉर्ट टाइप अति लघुत्तरी प्रश्न भी कवर हो जाएं, लघुत्तरी और मध्यम प्रश्न भी कवर हो जाएं, और इनसे रिलेटेड यदि कोई प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जाए टॉपिक तो वो भी आपका कवर हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आ जाते हैं। हालांकि मैं मुख्य परीक्षा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काम आपको प्रारंभिक में भी आ जाएगा। कई बार जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है ना। फिर कई बार क्वेश्चन आता है देश के पहले HRD मिनिस्टर कौन थे। भाई शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो फर्स्ट HRD मिनिस्टर कौन थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत HRD मिनिस्ट्री का नाम फिर से बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले शिक्षा मंत्री कौन है। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हैं, और साथ में हम एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी देखेंगे। अनुच्छेद 21 का भी देखेंगे, जहां पर शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट के रूप में नोटिफाइड किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है। मौलिक कर्तव्यों में भी शिक्षा की बात की गई है, और राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पूरे देश में लागू है। तो हम शिक्षा का अधिकार कानून भी देखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम आज के इस व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है मानव संसाधन विकास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव संसाधन होता क्या है। भाई ये चीज क्या है, मनुष्य है कि संसाधन है कि कोई वस्तु है कि कोई आर्थिक अवधारणा है, ये मूलतः क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे भाई। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन, रिसोर्सेस का अर्थ क्या होता है ना। लाल पेन से आपको मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप बिल्कुल उसको देख सकें। रिसोर्सेस का अर्थ क्या होता है, जैसा कि टॉपिक है हमारा मानव संसाधन विकास, है ना। देखिए संसाधन या रिसोर्सेस एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, ठीक है ना। और संसाधन मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब पेट्रोलियम, कोयला, तेल, ठीक है ना, सोना, चांदी, पेड़ पौधे, नदी, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। कई देशों को देखा होगा आपने कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका दोहन नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर मानवीय संसाधन कमजोर होते हैं, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश एक अमीर राज्य है फिर भी एक गरीब राज्य है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है, लेकिन चूंकि हमारे पास मानव संसाधन नहीं है, इसलिए हम उन प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त रूप से दोहन नहीं कर पा रहे। अब आप इजराइल को देख लीजिए, इजराइल में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन वहाँ पर मानव संसाधन भरपूर मात्रा में है। तो कमी होने के बावजूद उन्होंने उस कमी को अपनी ताकत बना लिया, ठीक है ना। तो जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो किसी भी देश की ताकत होते हैं। रूस के, अमेरिका के ताकतवर होने का कारण ही यही है कि इनके पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। चीन ताकतवर है क्योंकि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। हमारे देश के पास भी प्राकृतिक संसाधन बहुलता में है, लेकिन हमने अभी तक उनका पर्याप्त दोहन नहीं किया है, ठीक है साहब। तो एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, फिर दूसरा होता है
मानवकृत संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिन्हें मानव ने निर्मित किया है, जैसे हवाई जहाज, ठीक है ना, रेलगाड़ी, शिप, सिनेमा, ये टेलीविज़न सेट, ये इंटरनेट, ये कैमरा जिससे मैं आप तक पहुंच रहा हूं, वो लैपटॉप, ठीक है ना। तो वो संसाधन जिनको मानव ने निर्मित किया है। और मानवकृत संसाधन कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर डिपेंड है भाई प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे तभी तो मानव अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। वही बात हुई ना कि जीडीपी का जो द्वितीय क्षेत्र वो प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि प्राकृतिक संसाधन है, द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग ये मानवकृत संसाधन है, ठीक है ना। आप इसको अर्थव्यवस्था की अवधारणा जीडीपी से भी जोड़ सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है ना। संसाधन को समझने का तरीका मैकेनिज्म में डेवलप कर रहा हूं, है ना, ताकि आप आसानी से समझ जाए। नहीं तो ह्यूमैनिटीज के जो विषय होते हैं विद्यार्थियों के लिए बड़े बोरिंग होते हैं, ठीक है ना। स्पेशली जो इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनको इनमें नींद आती है। अब फिर तीसरा संसाधन आता है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हमें पढ़ना है। मानव संसाधन अर्थात मनुष्य का राष्ट्र के हित में उपयोग, किसी संगठन के हित में उपयोग, उस मनुष्य को इस तरीके से रूपांतरित करना कि वो अपने संगठन में उपयोगी भूमिका निभा सके, अपने राष्ट्र के विकास में उपयोगी भूमिका निभा सके। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, रामलाल यादव एक टीकमगढ़ के छोटे से गांव के निवासी हैं, ठीक है ना। उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली, 12th तक की पढ़ाई टीकमगढ़ से कर ली। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया, आईआईटी में चले गए और वहाँ से पढ़ के वो एक परफेक्ट इंजीनियर बन गए। और वहाँ से इंजीनियरिंग के माध्यम से वापस अपने टीकमगढ़ लौट के आए और उन्होंने टीकमगढ़ के एक गांव को सोलर गांव में कन्वर्ट कर दिया और उस गांव में जैविक खेती होने लगी। उस गांव के लोगों की आमदनी बढ़ने लगी, वो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना माल बेचने लगे। तो वही रामलाल यादव जो एक कुछ वर्ष पहले एक सामान्य सा मनुष्य था जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, लेकिन उसने अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय के बाद वो एक हाई क्वालिटी का इंजीनियर बन गया और उसने पूरे जिले को, अपने गांव को, पूरे प्रदेश को लाभ पहुंचाया। तो एक सामान्य से मनुष्य के उपयोगी मनुष्य बनने की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मानव संसाधन मनुष्य को ऐसा बना देना कि वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने संगठन के लिए उपयोगी साबित हो जाए। लेकिन उस देश की परिस्थितियां भी ऐसी होना चाहिए। नहीं तो एक शब्द और इस्तेमाल होता है इकोनॉमिक्स में, ब्रेन ड्रेन। देखिए सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स मिलते जुलते विषय हैं। ब्रेन ड्रेन, अब हो सकता है रामलाल यादव जी मुंबई से आईआईटी करने के बाद वो अमेरिका निकल जाएं, वहाँ के किसी मल्टीनेशनल फर्म में जा करके हेड की पोजीशन पे काम करने लगे। भाई उनको पढ़ाने लिखाने में रिसोर्सेज खर्च हुए भारत सरकार के, लेकिन लाभ ले रही है अमेरिकी सरकार या अमेरिका की कॉरपोरेशन ले रही है लाभ, ठीक है ना। तो मानव संसाधनों को तैयार करना और उन्हें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कराना कि उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अगर वो परिस्थितियां डेवलप नहीं कर पाए तो वो संसाधन शिफ्ट हो जाएगा भाई, वो दूसरे देश में चला जाएगा। आज आप देखिए अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म हैं उनके 50 से 60% कर्मचारी भारतीय हैं। कारण ये है कि भारत सरकार संसाधन तो विकसित कर रही है मगर उन संसाधनों के अनुकूल माहौल तैयार नहीं हो रहा था। इन्हीं कुछ कमियों के मद्देनजर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विकसित किया गया है। और मैं आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को विकसित करने का जो मोटो था वही यही था कि भारत के एक सामान्य मनुष्य को संसाधन में कन्वर्ट कर देना, रिसोर्स बना देना कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संगठन के लिए लाभदायक सिद्ध हो। और जब हम उसको संसाधन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऐसे अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना कि वो संसाधन भारत में ही काम आए, ना कि विदेश शिफ्ट हो जाए।
तो आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में ऐसी भी कंडीशन बन रही है कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन की अवधारणा भी आ रही है। मतलब जो लोग अमेरिका चले गए थे, यूरोपियन देश में चले गए थे, अब वो भारत में अनुकूल परिस्थितियां देख करके वापस भारत की ओर लौट के आ रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन की अवधारणा चर्चा में तो थी, आजकल रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है सर, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के संसाधन से तात्पर्य क्या है? प्राकृतिक संसाधन, जीडीपी का, इसको प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं। मानवकृत संसाधन, जीडीपी का, इसको सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हैं। और सॉरी, मानवकृत संसाधन और मानव संसाधन, इससे जीडीपी का टर्सरी सेक्टर या तृतीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब विद्यार्थियों कईयों के मन में क्वेश्चन आ गए, जीडीपी क्या है भाई? भाई जो पुराने हैं, पढ़े हैं, वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नया विद्यार्थी बैठा है उसको मैं समझा दूं व्हाट इज जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वह अवधारणा है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा, भाई उसकी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, भौगोलिक सीमाओं के भीतर कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का सकल योग जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी 3 सेक्टर से मिलकर के बनता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में हमारे प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, कृषि आ जाती है, ठीक है ना। कृषि से जुड़े हुए छोटे छोटे ग्रामीण उद्योग आ जाते हैं, कुटीर उद्योग आ जाते हैं, पशुपालन आ जाता है, मछली पालन आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र। फिर दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आ जाते हैं, अर्थात मानवकृत संसाधनों को ले सकते हैं हम। फिर तीसरा आ जाता है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, जिसमें मानव संसाधन ही आता है। मतलब मनुष्य इतना कैपेबल हो जाता है अपनी एक उच्च कोटि की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद कि वो किसी भी संगठन में जाता है तो संसाधन की तरह काम आता है, ठीक है ना। वो अपने संगठन के लिए उपयोगी हो जाता है, वो अपने देश के लिए उपयोगी हो जाता है, वो पूरे एक समय के बाद पूरे विश्व के लिए उपयोगी हो जाता है, ठीक है ना। तो मनुष्य को पूंजी में रूपांतरित करने की प्रक्रिया ह्यूमन कैपिटल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है साहब। तो ये जो है संसाधन का अर्थ हो गया। अब हमें यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों को नहीं पढ़ना, मानवकृत संसाधन नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पर सिर्फ मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्सेस ही पढ़ना है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया, हम ह्यूमन संसाधन, मानव रिसोर्सेस के ऊपर, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस के ऊपर बातचीत करेंगे। अब भाई मानव संसाधन विकास, इसके लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल कर लिया है एचआरडी, शॉर्ट में हम इसको एचआरडी बोलेंगे, ठीक है ना। एचआरडी मानव संसाधन प्रबंधन का वह हिस्सा है। देखिए एचआरडी से तात्पर्य क्या है, देखिए एचआरडी मानव संसाधन प्रबंधन का वह हिस्सा है जो नंबर 1 संगठन या राष्ट्र के लक्ष्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के साथ व्यक्ति विशेष के विकास की अनुमति देता है। देखिए एचआरडी मानव प्रबंधन का वह हिस्सा है जिससे संगठन का विकास होता है। भाई वो कैपेबल स्किल्ड मनुष्य जिस भी संगठन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का विकास होगा। अपने ही देश में रहेगा तो अपने देश का विकास होगा, दूसरे देश में जाएगा तो दूसरे देश का विकास होगा। जैसे ब्रेन ड्रेन में होता यही है कि उसने शिक्षा सब कुछ भारत से प्राप्त की और जब कुछ देने की बारी आई तो देने विदेश चला गया, ठीक है ना। तो संगठन या राष्ट्र के लक्ष्यों को पूरा करने में वो सक्षम हो जाता है, राइट। और इसके साथ साथ उसका सेल्फ डेवलपमेंट भी तो होता है भाई। जैसा मैंने आपको रामलाल यादव जी का एग्जांपल दिया, उन रामलाल यादव जी के कारण ऑर्गेनाइजेशन का विकास हुआ, देश का विकास हुआ और उनका स्वयं का भी तो विकास हुआ। टीकमगढ़ के एक ग्रामीण परिवार में रहते थे, आज पूरा का पूरा परिवार बेंगलोर शिफ्ट हो गया है, या गांव में भी है तो झोपड़े में रहते थे, आज बड़े महल में रहते हैं, बड़ा बंगला बना लिया, मकान बना लिया है और अपने ग्रामीण समुदाय का भी विकास हो रहा है। तो उस व्यक्ति विशेष का भी विकास होता है और वो व्यक्ति विशेष जिस संगठन में जुड़ जाए उस संगठन का विकास होता है, जिस देश में है उस देश का विकास होता है, जिस समाज या समुदाय में है उसका भी विकास होता है। तो विद्यार्थियों
मानव संसाधन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन या राष्ट्र के विकास के साथ साथ संगठन या राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने के साथ साथ उस व्यक्ति विशेष के उद्देश्यों को भी पूरा करता है, उस व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर में वृद्धि करता है, उस व्यक्ति विशेष के ज्ञान के स्तर में वृद्धि करता है। वो अब सामान्य मनुष्य से विशिष्ट मनुष्य बन चुका है, ऐसा मनुष्य बन चुका है जिसके ज्ञान का लाभ उसे मिल रहा है, व्यक्ति विशेष को, उसके परिवार को मिल रहा है, उसके गांव को, उसके समुदाय को मिल रहा है, उसके संगठन को मिल रहा है और उसके राष्ट्र को भी मिल रहा है। तो ये वो प्रक्रिया है, बोलते ना पारस पत्थर। वो पारस पत्थर वो पत्थर था जो किसी भी सामान्य वस्तु को छू ले तो वो सोने की हो जाती थी। तो मानव संसाधन विकास भी वही प्रक्रिया है, शिक्षा ही वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य विशिष्ट मनुष्य के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो पहली बात आपको समझ में आई। देखिए, बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता नहीं कि दोबारा फिर से समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम अगली शीट पर आते हैं। अब इसमें दूसरी बात भी कही गई है। क्या कहा गया है? विशेष रूप से कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास की अनुमति देता है। देखिए, मानव संसाधन विकास में पहला प्रयास ही यही होता है कि उस सामान्य से मनुष्य को विशिष्ट मनुष्य में रूपांतरित करना। और रूपांतरण की प्रक्रिया अपने आप नहीं हो जाती भाई। शिक्षा की प्रक्रिया, ज्ञान की प्रक्रिया सतत चलती है, ठीक है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु तक सतत चलने वाली प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहा जाता है। एक्चुअली ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस है जो जन्म से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती है। यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया को तेजी प्रदान करती है ट्रेनिंग कोर्सेस, प्रशिक्षण, ठीक है भाई। वो कितना भी कैपेबल योग्य व्यक्ति हो, रामलाल यादव जी कितने भी योग्य व्यक्ति हों, IIT मुंबई के पढ़े हों, लेकिन वो जिस भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, इन्फोसिस को करें, TCS को करें, जिस भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर पहले उनकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना। पढ़े पढ़ाए को सिखाया जाता है, जो पढ़ के आया है उसको भी सिखाया जाता है ना। जैसे आप कितने भी योग्य व्यक्ति हो, लेकिन अब अगर आप किसी स्कूल में ज्वाइन करते हो सरकारी विभाग में, तो आपकी भी ट्रेनिंग होगी ना भाई। भले आपने B.Ed किया हो, M.Ed किया हो, PhD किया हो, लेकिन प्रशिक्षण तो होगा। आप कितने भी योग्य व्यक्ति UPSC क्वालिफाइड होकर IAS में सेलेक्ट हो गए तो बिना ट्रेनिंग के आपको भेज देंगे, कलेक्टर बना देंगे सीधे? नहीं बनाएंगे ना। प्रशिक्षण होगा पहले। प्रशिक्षण की प्रक्रिया से उसमें निखार आता है, ठीक है ना, और उसका विकास भी होता है। तो HRD वो प्रोसेस है जिसमें उस मनुष्य को ना केवल शिक्षित किया जाता है, बल्कि उसे उसकी योग्यता के अनुरूप ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के साथ ही उसका डेवलपमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो प्रशिक्षण और विकास की अनुमति देती है कर्मचारियों को, है ना भाई। जैसे आपने अर्थशास्त्र में एक शब्द सुना होगा, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक वो है जिसके पास अनुभव है और प्रशिक्षण है। अकुशल श्रमिक वो है जिसके पास अनुभव तो है मगर प्रशिक्षण नहीं है, ठीक है ना। अब उसके पास प्रशिक्षण भी हो जाता तो कुशल श्रेणी में आ जाता, है ना। जैसे एक B किया हुआ बंदा भी गाड़ी के इंजन को खोल सकता है और सुधार सकता है। एक 5वीं तक पढ़ा हुआ एक सड़क के किनारे बैठने वाला मैकेनिक भी इंजन को खोल सकता है और सुधार सकता है। मगर पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? हो सकता है वो मैकेनिक ज़्यादा अच्छा सुधारता हो, लेकिन वो पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? जो B किया हुआ है, जो मैकेनिकल वाला है। क्यों? अनुभव तो दोनों के पास है, मगर B वाले के पास ट्रेनिंग भी है, प्रशिक्षण भी है और शिक्षा भी है, ठीक है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि हो सकता है उस बच्चे में कोई जन्मजात सहज प्रवृत्ति हो, कक्षा 6 में ही पहचान लिया जाए और उसको बेसिक ट्रेनिंग देकर के उसको उसी फील्ड में सर्टिफिकेशन देकर के आगे बढ़ा दिया जाए। इसलिए कक्षा 10 के बाद जो है ITI में प्रवेश मिलने लगा है कि कक्षा 10 के बाद ग्रेजुएशन करके ITI में जाने से क्या मतलब,
कक्षा 10 के बाद पहुंच जाओ, शिक्षा तो ले ली, अब प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले लो, सर्टिफिकेशन ले लो। उसके बाद फिर वो व्यक्ति अकुशल श्रमिक से कुशल श्रमिक में आ जाता है। अकुशल श्रमिक को अगर 200 रुपये महीना रोज का मिल रहा है तो कुशल श्रमिक को 400 रुपये रोज का मिलता है। ठीक है ना। तो अकुशल से कुशल बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और विकास और शिक्षा। ये तीनों चीजें एक साथ मुहैया हो जाती है एचआरडी में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उपलब्ध हो जाती है, तभी वो मानव संसाधन बन पाता है, तभी वो ह्यूमन कैपिटल बन पाता है भाई, है ना। फिर दूसरी जो बात की गई है इसमें, कर्मचारियों को अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को विकसित करता है। नेचुरली प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है, उनके स्किल्स में भी डेवलपमेंट होता है, कौशल में भी विकास होता है और उनकी क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। भाई एचआरडी रखा ही इसलिए गया है, एचआरडी या शिक्षा वो पारस पत्थर है जो एक सामान्य मनुष्य को विशिष्ट मनुष्य में रूपांतरित कर देती है। ठीक है साहब। इससे उसका ज्ञान बढ़ता है, कौशल बढ़ता है, क्षमताएं बढ़ती हैं तो पैसा भी बढ़ता है, उसकी संगठन में उपयोगिता बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, सम्मान के साथ साथ फिर उसको मिलने वाली सुविधाओं में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है ना। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं एचआरडी में। फिर अगली जो बात एचआरडी में निहित है वो है संगठन के भीतर व्यवस्थित शिक्षण गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है एचआरडी को। भाई ऑर्गेनाइजेशन के भीतर भी इंटरनल ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि एक बंदा आईएएस में सिलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग हुई और उसकी पदस्थापना हो गई, बीच बीच में रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होती है उनकी। ठीक है ना। आपने देखो कई वरिष्ठ अधिकारी भी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कई आईआईटीएंस कंपनी में लग जाते हैं, लेकिन उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए दूसरे देश में भेजा जाता है। दिल्ली की सरकार ने, जो केजरीवाल सरकार है, उसने इस मामले में एक बड़ा रचनात्मक कार्य किया है। मैं आपको बता दूं एचआरडी को लेकर के जितना अच्छा काम दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, शायद उतना अच्छा काम दूसरी सरकारें नहीं कर पाई हैं, इनसे सीखना चाहिए। दिल्ली की सरकार ने क्या किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जितने भी शिक्षक थे उन सबको ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा साहब। स्कॉटलैंड, स्वीडन, अलग अलग देशों में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और ट्रेनिंग के बाद जब वो लौट करके आए और जब उन्होंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो रिजल्ट में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। सरकारी स्कूलों के बच्चे आईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे आईटी में ट्रिपल ई में सेलेक्ट हो रहे हैं। पिछले 2-3 साल से जो मेरिट लिस्ट आ रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे उसमें टॉप कर रहे हैं। आज तो स्थिति ये हो गई है कि अच्छे अच्छे अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। तो ऐसे प्रयास करने के लिए सरकार की नीयत भी होना चाहिए और उनके पास संसाधन भी होना चाहिए। और संयोग से दिल्ली की सरकार के पास वो नीयत भी है और उनके पास वो संसाधन भी हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज उनके पास, सीमित संसाधनों में असीमित कार्य करके अगर किसी ने दिखाया है तो दिल्ली की सरकार ने दिखाया है। ये काम उड़ीसा में भी हुआ है, ये काम लक्षद्वीप जैसे छोटे से यूनियन टेरिटरी में भी हुआ है। तो आप एचआरडी के द्वारा एक सामान्य से शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक में रूपांतरित कर सकते हैं, ये दिल्ली की गवर्नमेंट ने दिखाया। एक सामान्य से कर्मचारी को उपयोगी कर्मचारी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इन्फोसिस दिखाती है, प्राइवेट कंपनियां दिखाती हैं। तो एचआरडी का काम क्या है? संगठन के भीतर व्यवस्थित शिक्षण गतिविधियों के रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है साहब। फिर स्पष्ट तो देखिए एचआरडी की अवधारणा को हमने समझा और काफी कुछ हमें क्लियर हो गया कि ये एचआरडी है क्या, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है क्या। स्पष्टता क्लियर हो गया कि एचआरडी लोगों की दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने की एक प्रक्रिया है। भाई नेचुरली व्यक्ति जो है अपने आप को स्किल नहीं बना सकता, ठीक है ना, उसमें उसको बहुत समय लगेगा, जिंदगी गुजर जाएगी अपनी योग्यताओं को बढ़ाने में। लेकिन अगर एचआरडी के मार्फत
उस व्यक्ति की दक्षताओं में वृद्धि की जाए तो व्यक्ति निस्संदेह बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो एचआरडी वो प्रक्रिया है जो लोगों की स्किल्स में ग्रोथ करती है, लोगों की दक्षताओं में वृद्धि करती है, वो प्रक्रिया है एचआरडी। ठीक है ना। मैंने वही कहा, फिर से बात कहूंगा मैं कि पारस पत्थर की प्रक्रिया है। एक सामान्य से लोहे के टुकड़े को पारस पत्थर के संपर्क में लाया जाता है तो लोहे का टुकड़ा भी सोना हो जाता है, पारस पत्थर हो जाता है, गोल्ड हो जाता है। तो एक सामान्य से व्यक्ति को जब एचआरडी की प्रोसेस से गुजारा जाता है, ट्रेनिंग की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो उसकी कौशल में वृद्धि होती है, उसकी दक्षता में वृद्धि होती है, और जब वृद्धि होती है तो उस व्यक्ति के जीवन में भी गुणवत्ता में सुधार आता है, उस व्यक्ति के परिवार के जीवन स्तर में सुधार आता है, वो जिस समाज, जिस ग्राम, जिस संगठन, जिस राष्ट्र से आता है उसमें भी सुधार आता है। मुझे यहाँ पर आ रहा है, एक अवधारणा याद आ रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानववाद की। ठीक है ना, कि एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति अपने आप में अलग थलग नहीं होता, वो अपने परिवार से, वो अपने समुदाय से, वो अपने ग्राम से, वो अपने प्रदेश से, वो अपने देश से और पूरे विश्व के साथ जुड़ा होता है। और एक व्यक्ति की तरक्की पूरे विश्व की तरक्की होती है, एक व्यक्ति का पतन पूरे विश्व का पतन होता है। इसलिए महात्मा गांधी बोलते थे कि जब भी शासन विकास की योजनाएं बनाए तो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखे, क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर छूट गया तो विकास की अवधारणा से हम दूर हो जाएंगे, एचआरडी की अवधारणा से हम दूर हो जाएंगे, क्योंकि एचआरडी का उद्देश्य है संपूर्ण मानव का संपूर्ण कल्याण। कोई भी व्यक्ति अशिक्षित ना रहे, कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, दक्षता से अछूता ना रहे। एक व्यक्ति का विकास संपूर्ण राष्ट्र का विकास, और एक व्यक्ति का पतन संपूर्ण राष्ट्र का पतन। इसलिए एचआरडी का प्रयास होता है कि हम हर मनुष्य की दक्षताओं में, स्किल्स में वृद्धि करें। भाई देश तरक्की तभी करेगा। कई लोग बोलते हैं कि भाई इस देश में रिसोर्सेज बहुत हैं, फिर देश पिछड़ा हुआ क्यों है। मैं आपको बता दूं, लगभग 50%, आधी महिलाएं हैं ना इस देश में, आधी से थोड़ी कम, ठीक है ना, लगभग आधी महिलाएं हैं। यूरोप और अमेरिका हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वहाँ पर महिला, वुमेन रिसोर्सेज, महिलाएं भी ह्यूमन रिसोर्स का काम करती हैं। महिलाएं वो सब काम करती हैं जो पुरुष करते हैं। वो ट्रक भी चलाती हैं, वो विमान भी चलाती हैं, पुलिस में नौकरी भी करती हैं, सेना सीमा पे जाके चौकसी भी करती हैं, सब कार्य करती हैं। हिंदुस्तान में आज भी सिर्फ 10 से 12% महिलाएं ही आर्थिक समृद्धि में अपना योगदान दे रही हैं। सिर्फ 10 से 12% महिलाएं ही मानव पूंजी के रूप में, ह्यूमन कैपिटल के रूप में हैं। बाकी महिलाएं वो अकुशल कार्यों में लगी हुई हैं, गृहिणी के रूप में। मैं ये नहीं कह रहा कि गृहिणी का कार्य विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता, लेकिन राष्ट्र के विकास में जिस मनुष्य का योगदान मिलना चाहिए था वो चूल्हा चौके में लगा हुआ है। तो जब तक हमारे देश की महिलाएं भी आर्थिक विकास में योगदान नहीं देंगी तब तक देश का विकास अछूता है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी ध्यान में रखा जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था अपनी पुस्तक में, बाबा साहेब लिखते हैं, अम्बेडकर साहब, कि देश आर्थिक रूप से तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाएं घर गृहस्थी की दीवारों को तोड़ करके बाहर निकलें और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान प्रदान करें, औद्योगिकरण में अपना योगदान दें, किसी भी स्तर पर वो अपना योगदान अवश्य प्रदान करें, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये देश 2 पहियों पर सवार है, एक पहिया तो चल रहा है, एक पहिए में 12% लोग सहयोग दे रहे हैं बस। यहीं से वुमेन एम्पावरमेंट की अवधारणा फिर उभर करके सामने आती है। एक सामान्य चूल्हे चौके पर काम करने वाली महिला का देश की तरक्की में योगदान देना कब संभव है? जब उसे मानव विकास के तहत प्रशिक्षण, दक्षता, कुशलता और शिक्षा प्रदान की जाए। और इसकी शुरुआत सरकारों को नहीं, सबसे पहले अपने माँ बाप को करना पड़ेगी। भाई
आपको हमें करना पड़ेगी, सोसाइटी करना पड़ेगी। हमारे समाज में एक अवधारणा है ना कि स्त्री तो पराया धन होती है। नहीं साहब, पराया धन कैसे, कोई वस्तु थोड़ी है वो समाज की तरक्की का, देश की तरक्की का आधार है। ठीक है साहब। तो HRD के तहत आप देखेंगे बहुत सारी महिलाओं ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप देख लीजिए, एक से एक वुमेन एम्पावरमेंट के एक से एक एग्जाम्पल हैं, एक से एक नमूने हैं। भारत की बच्ची अमेरिका की उपराष्ट्रपति जाकर के बन रही है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। तो देश में भी ये तरक्की कर सकती हैं, और वो संभव है HRD के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वुमेन एजुकेशन, बालिका शिक्षा के ऊपर भी स्पेशल रूप से फोकस किया गया है। फिर जो दूसरी बात कही गई है, यह वह प्रक्रिया है जो संगठन के कर्मचारियों को निरंतर व नियोजित करने में मदद करती है। भाई संगठन में कर्मचारी होते हैं, लेकिन उनकी उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनसे से ज़्यादा लाभ कैसे लिया जा सकता है, उनसे ज़्यादा काम करा करके नहीं, ये बहुत गलत अवधारणा है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा कुशलता प्रदान करके आप उनसे कार्य ले सकते हैं। ये एक बहुत गलत अवधारणा थी, औद्योगिक क्रांति के दौर में अवधारणा फैली थी कि यदि हम श्रमिकों से 12-12 घंटे काम कराएंगे, 7 घंटे काम कराने की जगह 12-12, 15-15 घंटे काम कराएंगे तो उत्पादन में तेजी आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आप उससे 12 घंटे 15 घंटे काम कराने के बाद ज़्यादा उत्पादकता की उम्मीद नहीं रख सकते, वो भी बेमन से काम करता है। फिर बाद में जब वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा आई, तब कहा गया कि भाई कोई ज़रूरत नहीं 12-12 घंटे काम कराने की, आप उससे 6 से 7 घंटे काम करा करके भी उत्पादकता बढ़ा सकते हो। कैसे? आप उसको स्किल्ड बना दो, उसकी कुशलता में वृद्धि कर दो, उसकी दक्षता बढ़ा दो, उसको वैसी शिक्षा प्रदान करो जो उसको कारखाने में काम करने में मददगार हो। ठीक है ना। अगर वो मशीन पर काम करता है तो उसको मशीन की ट्रेनिंग दे दो पूरी आप। वो अगर सूत काटता है तो उसको उसकी ट्रेनिंग दे दो। तो जिस सेक्टर में काम कर रहा है उससे संबंधित उसको विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए, जिसमें हमारे ITI देश के अच्छी भूमिका निभा रहा है। देखिए, IIT तो मेधावी लोगों की संस्था है, लेकिन हर व्यक्ति, हर छात्र इतना मेधावी नहीं होता। उसके लिए भारत सरकार ने ITI बना रखे। 10वीं के बाद जाओ, ITI करो, सर्टिफिकेट लो, और सर्टिफिकेट को दिखा करके किसी भी कंपनी में, पीथमपुर में कहीं पर भी अच्छा जॉब प्राप्त कर सकते हो। फिर वहां पर आपको प्रशिक्षण मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगी, तो आप कंपनी के लिए लाभदायक साबित होंगे। ठीक है साहब। तो HRD का दूसरा उद्देश्य क्या है? निरंतर और नियोजित करने में मदद करती है अपने कर्मचारियों को। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों, बात समझ में आ रही है? HRD का मीनिंग क्लियर हो गया आपको? बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया मैंने आपको। रामलाल यादव भी दिखा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें कर दी, महात्मा गांधी भी बता दिए। अभी तो एल्टन मेयो और मैक्स वेबर बाकी हैं साहब। लेकिन अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो आप समाजशास्त्र में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है साहब। और ये तो मैं टाइटल पढ़ा रहा हूँ अभी तो। ठीक है ना। टाइटल के ऊपर इतना सारा बता रहा हूँ तो अंदर कितनी बातें बताऊंगा। अब HRD का हम इतिहास देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भाई HRD की अवधारणा की आवश्यकता कब पड़ी? जब औद्योगिक क्रांति का आगाज हुआ। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? देखिए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की धरती पर संपन्न हुई एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने उत्पादन के साधनों में आमूल-चूल बदलाव उत्पन्न कर दिया। पहले जो कार्य हाथ से चलने वाली मशीनों से होता था, अब वो कार्य ऊर्जा से चलने वाली मशीनों से हो रहा है। पहले जो काम सीमित स्तर पर होता था, अब वो काम बड़े स्तर पर हो रहा है। ठीक है ना। तो उत्पादन की प्रक्रिया में आमूल-चूल जो बदलाव आया, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों में उत्पादन कार्य होने लगा। तब हमें दक्ष श्रमिकों की, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता महसूस हुई। भाई देखिए, हस्तचालित जो मशीनें होती थी उसमें अकुशल श्रमिक भी कार्य कर सकता है। ठीक है ना। लेकिन जब मशीनें लग गई तो वहां पर कुशल श्रमिक की आवश्यकता हुई। अब समस्या ये थी कि हमने चरखे की जगह मशीन ले आए, पावर लूम की जगह बड़े बड़े मशीनें लेकर के आ गए, लेकिन कारीगर तो वही थे।
बड़ी दिक्कत आई मशीनों के युग में। तब ऐसी स्थिति में आवश्यकता महसूस हुई कि इन अकुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग दे करके हम मशीन पर कार्य करने लायक बना दें। इन अकुशल प्रबंधकों को प्रशिक्षण दे करके, मैनेजमेंट स्किल्स प्रदान करके हम यहाँ पर प्रबंधन के योग्य बना दें। तो औद्योगिक क्रांति की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है एचआरडी की अवधारणा। औद्योगिक क्रांति आई और साथ में मानव संसाधन विकास की अवधारणा को लेकर के पैदा हुई। ठीक है साहब। फिर उसके बाद 1803 के लगभग रॉबर्ट ओवन ने इसकी एचआरडी की प्रक्रिया के ऊपर प्रकाश डाला, है ना भाई। देखिए क्या था, वास्तव में पश्चिम में यह अवधारणा सबसे पहली बार रॉबर्ट ओवन ने विकसित की, 1803 में विकसित की। ठीक है भाई। और क्यों विकसित की? श्रमिकों की मानवीय आवश्यकताओं पर जोर देने के लिए। भाई मशीन पर कार्य करते थे, लंबे लंबे समय तक कार्य करते थे, 12-12, 15-15 घंटे कार्य करते थे। रॉबर्ट ओवन ने कहा कि भाई कोई जरूरी नहीं 12 घंटे काम करें, आप उनको दक्षता प्रदान कीजिए, उनको स्किल्स प्रदान कीजिए, उनकी योग्यता में वृद्धि कीजिए, वो 6 घंटे में भी वो रिजल्ट दे देंगे जो आप 12 घंटे में उम्मीद करते हैं। तो रॉबर्ट ओवन ने इसे विकसित किया। फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन, साइंटिफिक मैनेजमेंट पर जोर दिया। ठीक है ना। टेलर ने मानवीय प्रबंधन में वैज्ञानिक मानकों को शामिल करने पर फोकस किया। ठीक है ना। साइंटिफिक टूल्स का जब इस्तेमाल किया जाने लगा, ठीक है ना। अब देखिए वो पत्थर तोड़ने का काम हथौड़ा भी करता था, लेकिन उस पत्थर को तोड़ने का काम एक नई हैमर मशीन भी करने लगी। हथौड़े से पत्थर को तोड़ने के लिए श्रमिक को ज़्यादा श्रम लगता था, ज़्यादा लेबर लगती थी, ज़्यादा परिश्रम लगता था। लेकिन हैमर मशीन से उस पत्थर को तोड़ने के लिए श्रमिक नहीं, एक ऑपरेटर की आवश्यकता थी। हमने उस श्रमिक को ट्रेनिंग देकर के ऑपरेटर बना दिया। वो श्रमिक पहले हथौड़े से दिन भर में एक पत्थर तोड़ता था, अब उस हैमर मशीन की सहायता से दिन भर में 500 पत्थर तोड़ देता है। कैसे संभव हुआ? जब यहां पर विज्ञान को शामिल किया गया। तो मानव प्रबंधन में यदि साइंस का समावेश हो जाए तो उसने एचआरडी की अवधारणा को पैदा कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने मानव विकास की अवधारणा को जन्म दिया, और जैसे उसमें विज्ञान जुड़ा तो हो गया मानव संसाधन विकास। ठीक है ना। बिना विज्ञान के संसाधनों का विकास संभव नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एल्टन मेयो आए। एल्टन मेयो ने ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर फोकस किया, मानव मूल्यों पर फोकस किया कि भाई मूल्यों के साथ विकास होगा तो सही विकास होगा, और बिना मूल्य के विकास होगा तो हो सकता है देश गलत दिशा में चला जाए। तो ह्यूमन वैल्यूज भी इसमें मायने रखती है। फिर एक नाम आता है प्रोफेसर मैक्स वेबर का। ये सोशियोलॉजी मेरे बड़े फेवरेट थे, प्रोफेसर मैक्स वेबर। ये मैक्स वेबर साहब वो समाजशास्त्री हैं जिनको आप लोक प्रशासन में भी पढ़ोगे और समाजशास्त्र में भी पढ़ोगे। नौकरशाही की अवधारणा को इन्होंने विकसित किया था। भाई नौकरशाह क्या है? एक सामान्य मनुष्य को एक चयन प्रक्रिया के द्वारा चयनित किया जाता है और उसे ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके विशिष्ट किस्म के शासकीय कर्मचारी के रूप में, उसे अधिकारी के रूप में डेवलप किया जाता है। नौकरशाह देश मंत्री नहीं चलाते, उनके प्रशासनिक अधिकारी चलाते हैं। ये बहुत हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरशाही की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दुनिया के 6 धर्मों का गहराई से अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, साइंटिफिक टूल्स के साथ साथ व्यक्ति के समाज की तरक्की में उनके धार्मिक मूल्यों का भी योगदान रहता है। कोई समाज अपने सदस्यों को क्या बोलता है, उन्होंने दुनिया के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और बताया कि जिस भी देश में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म चर्चा में था, प्रमुखता से था, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया।
वहां पर अच्छी क्वालिटी के बिजनेसमैन पैदा हुए। कारण क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन है, ईसाइयों की प्रोटेस्टेंट शाखा जो है, उनकी वैल्यूज कुछ ऐसी है कि व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जैसे एक प्रोटेस्टेंट एथिक्स है टाइम इज मनी, समय ही धन है, एक पैसा बचाना एक पैसा कमाना है। शराब पीकर खेत में हल तो चलाया जा सकता है, मगर कारखाने की मशीन नहीं चलाई जा सकती। जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, धर्म का प्रभाव होना चाहिए। उसी मानवीय मूल्य पर एल्टन मेयो भी फोकस करते हैं। तो ये जब विचारक सामने आए, रॉबर्ट ओवन, FW टेलर, एल्टन मेयो, मैक्स वेबर, तो पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में मानव संसाधन विकास एक महत्वपूर्ण विषय हो गया ह्यूमैनिटीज का। अब भाई वहां तो विकास हो गया, भारत में कैसे हो? 15 अगस्त 1947 को तो देश आजाद हुआ है। आजादी के पहले तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। अंग्रेज भारतीयों को ट्रेनिंग देते भी थे, शिक्षा देते भी थे, तो इस उद्देश्य से देते थे कि भाई ये ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक बन जाएं। ठीक है ना? आपने वो शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले की सुना होगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को अगर जानना है तो मैकॉलेज मिनट को पढ़िए आप। मैकॉलेज मिनट में क्लियर कहा गया है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूँगा पानी पीने के लिए। सर बोतल, थोड़ा पानी पीना चाहूँगा भाई, गला सूख रहा है ना। लंबी क्लास हो गई है, तो अब तक आप लोग भी सोच लीजिए। धन्यवाद। बस मैं पानी का ब्रेक लूँगा, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग तो उधर बैठ करके चाय वगैरह पी रहे होंगे, क्योंकि आप तो दिख नहीं रहे हमें, हम आपको दिख रहे हैं, है ना। गर्मी भी आ गई है, आप चाय पियो, मैं पानी में ही संतुष्ट कर लेता हूं। तो भाई ब्रिटिश शासन काल में तो प्रयास हुआ, मगर वो लिमिटेड थे। वो अपने ब्रिटिश राजभक्त तैयार कर रहे थे। मैकॉलेज मिनट को सुनने के बाद क्लियर हो जाता है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा दी भी तो इसलिए दी कि ये भारतीय काले अंग्रेज के रूप में विकसित हो जाएं और हमारे राष्ट्रभक्त, राजभक्त बने रहे, ब्रिटिश भक्त। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के साथ ही शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इस विभाग का मूल नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, जिसके पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अपने समय के जाने माने स्कॉलर, हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान। तो ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियत को देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। विभाग ने काम करना शुरू कर दिया, UGC और बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई। फिर आगे चल के जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस विभाग का नाम बदल दिया और इस विभाग का नाम कर दिया उन्होंने HRD मिनिस्ट्री। ठीक है ना भाई। 26 सितंबर 1985 में डेट लिख देता हूं मैं, 26 सितंबर 1985 राजीव गांधी सरकार ने शिक्षा विभाग का नाम बदल करके रख दिया मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसके पहले मंत्री बने थे श्री PV नरसिंह राव। ठीक है ना भाई। श्री पामुल पार्थी वेंकट नरसिंह राव, जो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर भी बने। PV नरसिंह राव देश के पहले HRD मिनिस्टर बने। इसके बाद नाम भाई शिक्षा मंत्रालय से हो गया, HRD मिनिस्ट्री हो गया इसका नाम। ठीक है ना। फिर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020 की। ठीक है ना। इसका एजेंडा ही था कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट। इसका तो एजेंडा ही था, मूल मसौदे में लिखा था इसके कि भाई क्या नाम रखा हुआ है, HRD मिनिस्ट्री, आप सीधा इसका नाम रखिए शिक्षा मंत्रालय। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत वापस इस विभाग का नाम 35 वर्ष बाद बदल करके फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों के तहत जो पहले शिक्षा मंत्री बने वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी वर्तमान में देश के शिक्षा मंत्री हैं।
देखिए नाम बदलने से क्या होगा भाई, नाम बदलने से बहुत कुछ होगा भाई। शेर का नाम बंदर रख दिया जाए तो क्या शेर का व्यक्तित्व बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा, लेकिन लोगों का नजरिया बदल जाएगा। ठीक है ना? तो शेर का नाम शेर ही रखो ना, बंदर का नाम बंदर रखो। शिक्षा का काम कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्रालय रखिए भाई। राजीव गांधी सरकार ने नाम चेंज किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसका नाम फिर वापस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये एचआरडी का डेवलपमेंट विश्व स्तर पर, पहले हमने एचआरडी की परिभाषा देखी, फिर हमने एचआरडी की डेवलपमेंट वर्ल्ड स्तर पर देखा, फिर भारत में देखा। और निस्संदेह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश में मानव संसाधन विकास में भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी। और आपको आश्चर्य होगा, अभी तो पूरे देश में पॉलिसी लागू ही नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो पॉलिसी पहले से कार्यरत हो गई है। दिल्ली की जो सरकार है वो इसी पॉलिसी के तहत काम कर रही है। तो आप देखेंगे नतीजे, बताने की आवश्यकता नहीं है। उड़ीसा में जो बीजू पटनायक सरकार है, नवीन पटनायक की गवर्नमेंट, वो इस पर काम शुरू कर चुकी है। गोवा में काम शुरू हो चुका है, केरला में काम शुरू हो चुका है। तो धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश की शिक्षण प्रणाली में बदलाव आएगा। निस्संदेह भविष्य का भारत योग्य लोगों का भारत होगा, मानव संसाधनों का देश होगा। सिर्फ मनुष्य का नहीं, मानव संसाधनों का देश होगा। मैं वापस सिलेबस को उठा लेता हूं मैं, और मैं आपको कल के लेक्चर का या नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक बता देता हूं मैं। अगला टॉपिक हमारा फोकस होगा प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर। टॉपिक का नाम नोट कर लीजिए, प्रारंभिक शिक्षा। पढ़ के बैठेंगे मेरे लेक्चर में तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? तो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका टॉपिक प्रारंभिक शिक्षा होगा। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत काम आया होगा। और ऐसे समाजशास्त्र का पूरे तीनों यूनिट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भाई ये तो झांकी है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर आप तीनों यूनिट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा में समाजशास्त्र की तीनों यूनिट विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं टेस्ट पेपर्स के साथ, तो आपको ई विश्वास ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पर जाकर के हमारा छोटा सा सस्ता सा एक प्रोग्राम समाजशास्त्र का आपको परचेस करना पड़ेगा। उस प्रोग्राम को परचेस करने के फायदे ये होंगे कि तीनों यूनिट आपको विस्तार से मिल जाएंगी, और उसमें हर यूनिट के बाद मैं टेस्ट भी लूंगा। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हो, आप तक पेपर पहुंच जाएगा लेक्चर के माध्यम से। आप उसको घर में बैठ करके लिखेंगे, फोटो खींच के स्कैन करके हमें व्हाट्सएप करेंगे, जो सर ने अभी आपको नंबर बताया होगा, आप स्कैन करके हमें भेजेंगे। हम आपकी कॉपी जांच के रिमार्क दे करके फिर वापस आपके पास कॉपी भेजेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप इस प्रोसेस में शामिल होना चाहते हो तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक पर ई विश्वास का ऐप डाउनलोड करें राइट नाउ। थैंक यू। जय हिंद।